नमस्कार। आज मैं कुछ बोलूं उससे पहले देखिए ये तस्वीरें, ये वीडियो उन पाकिस्तान प्रायोजित कठपुतलियों का जो रियाज नायक के मारने के बाद रियाज नायकू के मारे जाने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों पर पत्थर और डंडे बरसाने लगे। फूल बरसाने के बदले पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा प्रायोजित ये लोग, जिनको पैसे दिया गया है एक नैरेटिव पैदा करने के लिए, देखिए किस तरीके से बाहर उमड़ आए कि रियाज नायकू कोई आतंकवादी नहीं था बल्कि वहां का हीरो था। देखिए, सुनिए इस ऑडियो को। तो देखा आपने, ये थे रियाज नायकू के हमदर्द। ये आज का हैशटैग भी है हमारा, रियाज नायकू के हमदर्द। पर सवाल यही है कि रियाज नायकू का इलाज तो हुआ, रियाज के हमदर्दों का इलाज कब होगा? हिजबुल का अंतकाल तो पाकिस्तान के पेड़ पत्थरबाज बने रियाज नायकू की ढाल। हाँ, पत्थरबाजी तो कम हुई है 370 हटने के बाद। 2019 में 100 आतंकी भी मारे गए हैं। बुरहान वानी का पूरा गैंग, उसको समाप्त कर दिया गया है। हिजबुल के अब गैंग का सफाया कर दिया गया है। पर इन पत्थरबाजों पर ऑपरेशन ऑल आउट कब होगा, ये भी आज का सवाल है। और अब ये लुटियंस के हमदर्द गैंग, इनका भी जो है रूह कैसे जाग चुका है, मैं बताना चाहता हूं आपको। रियाज के मारे जाने के बाद कुछ देर बाद ही लुटियंस मीडिया और अफजल बुरहान के चाहने वाली जो गैंग है उनका रोना शुरू हो गया। आतंक को नॉर्मलाइज करने का जो एजेंडा है वो शुरू हो गया। एक अमेरिकी पत्रिका कहती है भारतीय सेना ने एक गणित के टीचर से बने हिजबुल रिबेल लीडर को मारा। इस अमेरिकी पत्रिका से मेरा सवाल है कि क्या अमेरिका ने अबोटाबाद पाकिस्तान में एक इंजीनियर ओसामा बिन लादेन को मारा था? ये वही लुटियन जोन के लोग हैं जिन्होंने बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कहा था, ओह बुरहान तो भटका हुआ युवा था, एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था। अरे दिल्ली दंगों का आरोपी बंदूकधारी शाहरुख, याद है ना, उसको टिकटॉक स्टार और एस्पायरिंग मॉडल बना दिया था इन लुटियंस वालों ने। और अब पत्रकार जुनैद भट्ट भी है, उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा मैं आपको। वो कहते हैं भारतीय सेना ने रियाज नायकू को शहीद कर दिया, इनोसेंट रियाज नायकू को। अफजल के लिए जेएनयू में नारे थे, आपने सुने थे वो। मनन वाणी के लिए और मकबूल भट्ट के लिए नमाजे जनाजा ऑर्गेनाइज किया गया था। याकूब मेमन के लिए 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए थे। अर्बन नक्सलियों को, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को मारने की साजिश रची थी, उनको बुद्धिजीवी, वॉइस ऑफ डिसेंट, एनजीओ बुलाने का काम राहुल गांधी ने भी किया था। कौन है ये बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेमन, मकबूल और रियाज नायकू के हमदर्द गैंग? कभी अर्बन नक्सलियों की पैरवी करते हैं, कभी आतंकी के हमदर्द बन जाते हैं, आतंकी रियाज नायकू की इमेज बिल्डिंग और पीआर में लग जाते हैं। पहले बुरहान वानी, अब रियाज नायकू। आतंकियों को भटका हुआ युवा बताने वाली ये कोशिश जो है वो क्यों हो रही है? मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस बड़ी बहस में, इस चर्चा में। देखिए ऑन स्क्रीन आपको दिख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में पहली बार मेरे शो में शिरकत कर रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर है सिस्टर चैनल न्यूज एक्स के पंकज कुमार मिश्रा जी। इन मामलों में बहुत जानकारी रखते हैं। टोपी पहने हुए पर टोपी पहनाते नहीं है, मुझे उम्मीद है, मेरे दोस्त, मेरे भाई माजिद हैदरी। बड़े दिनों के बाद रमजान के महीने में चांद दिख रहा है मुझे। माजिद हैदरी जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सोनकर शास्त्री है, मुस्कुरा रहे हैं उनके इंट्रोडक्शन से। मेरे साथ मेरे कश्मीरी पंडित भाई, जिनकी आवाज़ को इफ्रा जहां हमेशा दबाती है, वो कश्मीरी पंडित भाई ललित अंबरदार जुड़ चुके हैं। और इफ्रा जहां, जो हमेशा मेरी बातों से इनकार करती है, वो भी है, इनकार कर रही है मेरी बातों से, सामाजिक कार्यकर्ता है। सबको मैं शुरुआत में 1-1 मिनट का मौका दूंगा ताकि किसी की भी बात को काटा ना जा सके और वो अपनी बात बिना हस्तक्षेप बोल सके। पहले शुरुआत करते हैं माजिद हैदरी से, क्योंकि अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। इफ्रा जहां से शुरुआत कर सकते हैं? इफ्रा जहां से, हाँ इफ्रा जहां, क्योंकि आप हमेशा मेरी बातों से इनकार करती हैं। आप इस बात से एग्री करती हैं कि रियाज नायकू, जिसको जब हमारे सुरक्षा बल पकड़ने गए तो वो एक चूहे की तरह वो बिल में छुपा था, एक बंकर में छुपा था चूहे की तरह। वो कोई हीरो नहीं था, वो कोई गणित का टीचर नहीं था, सुनिए ना, वो कोई गणित का टीचर नहीं था। अब इस चूहे के मारे जाने के बाद जो ये चूहे के समर्थक है, जिनको पाकिस्तान ने पैसा दिया है, पत्थरबाज,
उनका भी ऑपरेशन ऑल आउट करने का वक्त आ चुका है। ये पुलवामा के गांव में जो ये चूहे के समर्थक है, इनका भी ऑपरेशन ऑल आउट होना चाहिए। इफ्रा जहां आप अग्री करती है मेरे से? 1 मिनट जी, पहले तो सवाल ये है कि हम 30 साल से कितने ऑपरेशन ऑल आउट चलाते आ रहे हैं। ये कंटिन्यूअस मामला है, ये आज का ऑपरेशन ऑल आउट नहीं है। एक ऑपरेशन ऑल आउट 2 साल पहले भी चला था और हम देख रहे हैं अभी तक चलता है। सवाल ये है कि ये ऑपरेशन ऑल आउट कब खत्म होंगे? हमारे लोग, आपके लोग, हमारे देश के लोग, हमारे बच्चे, हमारी कब्रें, कब ये सिलसिला, ये मार काट का रुकेगा? रियाज नाइक को हमारे बच्चे थे। बीच में मत टाके, मुझे बीच में मत टाकिए। नहीं, आपको मैं एक्सटेंड करके मौका दूंगा। रियाज नाइकू बच्चा था, हमारे बच्चे थे जी। अच्छा जी। वो कोई भी बच्चा नहीं है, उसने अपनी तकदीर उसी दिन लिख दी थी जिस दिन उसने गन उठाया था। एक एवरेज मिलिटेंट टेररिस्ट, कुछ भी कह लीजिए, उसकी आपको पता है उम्र, फीसद उम्र यानी एवरेज लाइफ 6 महीने होती है। आप किसी भी मुल्क में गन उठाइए, आपको वहां की सरकार मारेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो हमारे साथ होने चाहिए, ये उनके साथ क्यों है? क्या कोई इन लोगों के साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी? मैं देख रही हूं पॉलिटिकल एंगेजमेंट करना है आपको रियाज नाइकू के साथ? पॉलिटिकल एंगेजमेंट गलत बोल रहे हैं आप फिर से। पॉलिटिकल एंगेजमेंट रियाज नाइकू के साथ नहीं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन लोगों के साथ जो साफ साफ रियाज नाइकू का साइड ले रहे हैं। आपको पता, मैं बता दूं आपको शहजाद भाई, पॉलिटिकल एंगेजमेंट सिर्फ एक टाइम पे बहुत सीरियसली हमारे मुल्क में हुई है कश्मीरियों के साथ, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब आप चाहे तो आप उनको भी जिहादी बता दीजिए। उस टाइम पे 2002 से 2007 तक एक पीरियड था कश्मीर का जो मिलिटेंसी फ्री रहा था। ठीक है इफ्रा, मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा वक्त दिया। मुझे अभी माजिद हैदरी के पास जाना है। देखिए इफ्रा, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको मौका नहीं देता हूं। माजिद हैदरी ये जो हीरो बताने की कोशिश की जा रही है, गणित का प्रोफेसर था ये, गणित छोड़कर इसने पता नहीं क्यों इसने आतंकी वेशधारा कर दिया। इसने बुरहान वानी का फादर हेडमास्टर था। ये जो हमदर्द गैंग है ना, कुछ हमदर्द गैंग निकल कर आए भी, पत्थर फेंक रहे थे, इनका क्या इलाज होना चाहिए माजिद हैदरी? पहले तो आप रियाज नाइकू को आतंकी मानते हैं ना? कोई भला भटका हुआ कोई व्यक्ति तो नहीं मानते ना? देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप साध्वी प्राज्ञा साहिबा को आतंकी मानते होंगे। मुझे उम्मीद है आप असीमानंद को आतंकी मानते होंगे। मुझे उम्मीद है आप कर्नल पुरोहित को आतंकी मानते होंगे। अच्छा। मुझे उम्मीद है आप नथुराम गोडसे को भी आतंकी मानते होंगे। हम उसके बाद डिबेट आगे चलाएं। क्या आप इस पे मानते हैं? आप साध्वी प्राज्ञा को आतंकी मानते हैं? एक सेकंड, अगर मुसलमानों के कदम में उसका हाथ अगर है। मेरी भारत की सेना के खिलाफ कोई भी बंदूक उठाता है, एक सेकंड माजिद हैदरी, क्योंकि आपने सवाल पूछा मुझसे, माजिद हैदरी, अगर कोई भी बंदूक उठाता है भारत की सेना के खिलाफ या भारत की सेना के खिलाफ कोई पत्थर उठाता है, तो उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे रियाज नाइकू को ट्रीट किया गया था। साध्वी प्रज्ञा और बाकी जो लोग हैं उनका ट्रायल चल रहा है। अगर वो साबित हो जाते हैं आतंकवादी, तो उनको आप दिन रात आतंकवादी कहते रहिए। मुझे लगता है ऑडियो नहीं पहुंच रहा है इनके पास, ऑडियो पहुंचेगा। पीसीआर नो ऑडियो, ऑडियो नहीं पहुंचा है। ये देखिए, तब जब सवाल उनसे पूछा जाता है ऑडियो चला जाता है इनका। पंकज, मुझे एक बात बताइए कि आपने सुना इफ्रा जहां की बातें, आपने देखा रॉयटर्स एक अमेरिकन पब्लिकेशन बोलता है कि ही वॉज अ मैथ्स टीचर टर्न रिबेल लीडर। क्या हिजबुल मुजाहिदीन रिबेल ग्रुप था? क्या ओसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने मारा वो इंजीनियर था? ये क्यों किया जाता है? ये व्हाइट वॉशिंग क्यों चालू हो जाती है आतंकियों की? बिल्कुल शाहजाद, इसकी जड़ें जो हैं कहीं ना कहीं, जब वेस्टर्न मीडिया के, हम पश्चिमी मीडिया हाउसेस की बात करते हैं, आपने रॉयटर्स का खुलकर नाम लिया, बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक गणित के टीचर को भारतीय सेना ने मार गिराया है। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं जिस लुटियंस गैंग की आप बात कर रहे थे, जिन हमदर्दों की आप बात कर रहे थे, चाहे वो पत्थरबाज जो सेकेंड वेव की तरह कल परसों के एनकाउंटर के बाद आकर फिर से सुरक्षा बलों पर हमला किया, ये वहां से उनको ये हिम्मत मिलती है, ये उसको उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। मैं बहुत ध्यान से इफ्रा जहां और कादरी हैदरी साहब को सुन रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें 2-3 कदम पीछे जाने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं रियाज नाइकू की, इफ्रा जी इस पर मैं आपका थोड़ा तवज्जो चाहूंगा, वो 35 साल के थे और 2012 में उन्होंने आतंकी संगठनों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। अभी इस बात को दरकिनार करते हैं, वो गणित के टीचर थे या फिर वो अध्यापक के बेटे थे। 27 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है, हम लोग सब उससे गुजर चुके हैं, जो हमारे पूरे के पूरे पर्सनालिटी को, हमारे करियर को अगर कहें, उसको शेप अप करने के लिए काफी क्रूशियल टाइम होता है। क्या कारण रहा, अगर हम यही मैं 2 स्टेप पीछे जाने की बात कर रहा हूं, कि क्या कारण रहा कि रियाज नाइकू या बुरहान वानी जैसे लोग भटका दिए जाते हैं? चलिए मैं मानता हूं भटका दिए जाते हैं, किसके द्वारा?
कहां से उनको ये हिम्मत मिलती है? कौन वो प्रोपेगेंडा मशीन है जो उनको इस रास्ते पर ले जाता है? माजिद हैदरी, मुझे एक बात बताइए, ये बैक स्टोरी जो आपको बड़ी पसंद है ना, बैक स्टोरी ऑफ रियाज नाइकू, बैक स्टोरी ऑफ बुरहान वानी, बैक स्टोरी ऑफ मोहम्मद रफी भट्ट, मुझे आप बताइए जो हमारे हंडवारा के शहीद है कर्नल आशुतोष या सगीर काजी, सब इंस्पेक्टर शहीद सगीर काजी, उनकी बैक स्टोरी आपको पता है? उनकी बैक स्टोरी आज 4-5 दिन हो गए किसी ने नहीं लिखी। 2 घंटे में पाकिस्तान में इमरान खान बौखला जाता है और आपके पत्रकार यहाँ पर शुरू हो जाते हैं एक बैक स्टोरी बनाने में। ये बुरहान वानी का फादर हेडमास्टर था। बताता हूँ बैक स्टोरी क्या है बैक स्टोरी? बैक स्टोरी ये है कि आप दिखाना चाहते हैं इंडियन स्टेट ऑपरेट करता है। देखें, नहीं सिर्फ माजिद हैदरी नहीं, नहीं, मैं आपको बैक स्टोरी, वही तो मैंने आपको साध्वी प्रज्ञा की मिसाल दी थी। अब मैं आपको हंदवाड़ा की बैक स्टोरी बताता हूँ। नहीं, हंदवाड़ा की बैक स्टोरी ये है, क्या रियाज नाइकू के साथ जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? कश्मीर जो है, रियाज नाइकू हीरो था। सुने, आप पहले हंदवाड़ा की बात अब आपने की तो हंदवाड़ा का जवाब सुने। देखिए आप ये चालाकी ना करें। रियाज नाइकू आपके लिए हीरो था क्या? मैं तो टुन नहीं हूँ इस वक्त। आप लोगों ने तो सारे देश को टुन किया हुआ है, मैं तो टुन नहीं हूँ। हम शराब पीते भी नहीं है, नाम नशे में होते हैं। मैं साफ आपके ऊपर कुछ और नशा है सर, आपके ऊपर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का नशा है, आपके ऊपर सेपरेटिस्ट का नशा है, आपके ऊपर अलगाववाद का नशा है, आपके ऊपर कश्मीर को आजादी दिलाने का नशा है, आपके ऊपर आतंकवाद का नशा है सर, आपके ऊपर तो कोई डिफरेंट हाई चल रहा है सर। अब आपने हंदवाड़ा की बात की, अब सुने हंदवाड़ा क्यों हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ। वाज रियाज नाइकू क्या हीरो? करने गए थे आप? वाज रियाज क्या नाइकू किया आपने हीरो? पाकिस्तान को वहां पे क्या हमारे को हंदवाड़ा का दिन देखना पड़ रहा है? ये कर क्या रहे हैं भाजपा वाले? ड्रामेबाजी। कभी जाके अजहर मसूद को छोड़ के आते हैं वहां अफगानिस्तान में, कभी यहाँ पे तारिक अहमद जो है, जो भाजपा का अपना पार्टी मेंबर है, वो हिजब का मेंबर पकड़ा जाता है। ये हो क्या रहा है? ये भाजपा किस तरीके की सरकार चला रही है? इनका आतंकियों के साथ कनेक्शन क्या है? क्यों हमारे सिविलियन सेना कर्मी या मेरे जो कश्मीरी भाई हैं, ये भी तो कश्मीरी भाई था ना, जो रियाज नाइकू था वो भी तो कश्मीरी भाई था। ओ कश्मीरी भाई था आपका? हंदवाड़ा वाले एक सेकंड, रियाज नाइकू आपका भाई था? माजिद हैदरी, आप रियाज नाइकू देश के सबसे बड़े दुश्मन को अपना भाई मानते हैं क्या? आप उसको भाई मानते? वो तो पाकिस्तानियों को अपना भाई मानता था। देखिए आवाज फिर से कट गई। विजय सोनकर शास्त्री, माजिद हैदरी रियाज नाइकू को भाई मानते हैं, तो भाई मानेंगे तो इसीलिए तो बचाव में आएंगे हमदर्द बन के। विजय सोनकर शास्त्री, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है शहजाद जी कि आपके चैनल पर बैठे हुए 2 लोग जिस तरह से आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं और जिस तरह से उनकी आतुरता भी दिखाई दे रही है, जो पीठ पीठ में उछल उछल करके बोल रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है जो सरकार आप लोग चला रहे हैं। उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। इफ्रा इस तरीके से नहीं। इफ्रा आपको पूरा मौका दिया मैंने। प्लीज विजय सोनकर शास्त्री की आवाज जाएगी, उनको किसी ने कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। विजय सोनकर शास्त्री बोलिए। ये संस्कार दिखला रही है अपना, ये आतुरता दिखला रही है। इसी आतुरता के लिए मैंने बोला कि कूद करके किस तरह से इस तरह जहाज ही आ गई है बीच में। बोलिए सर, बोलिए। विजय सोनकर शास्त्री कंटिन्यू। दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है। भारत में पाकिस्तान ये पर्सनल टिप्पणियां करने के लिए अगर आप हमको यहाँ बुलाते हैं, ये परेशानी हो जाती है शहजाद भाई हम सबके लिए। शुरुआत आपने की, ये शुरुआत आपने की उन पर। आप पर्सनल कमेंट्स कैसे कर सकते हैं? चलिए आप मुझे कंट्रोल करने दीजिए डिबेट को। विजय सोनकर शास्त्री, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप अपनी बात रखिए। चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बात रखिए विजय सोनकर शास्त्री, पूरी कीजिए। ये सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पर इफ्रा यू कैन नॉट इंटरप्ट हिम। आप उनको नहीं, ये वैचारिक स्टोन पेल्टिंग और की बात हो सकती है। पर इफ्रा जहां आप शाब्दिक स्टोन पेल्टिंग मत कीजिए उन पर। विजय सोनकर शास्त्री कंटिन्यू। बोल रहे थे, एक से एक कटुता वाली बात बोले हैं। मैंने इन लोगों के बीच में बोला है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देखिए ललित अंबरदार, मैं इन लोगों की तरफ उछल कूद करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश कीजिए जी, और आप भी जो चाहे वो आपका बोलिए। टेस्ट होना चाहिए। आप शर्म आपको आनी चाहिए। आप होश में हैं? माजिद हैदरी संभाल के, थोड़ा संभाल के। व्यक्तिगत माजिद हैदरी टिप्पणियां एंड इफ्रा जहां करते स्टोन हैं, पेल्टिंग कोई नहीं, व्यक्ति नो स्टोन की- पेल्टिंग ऑन द गेस्ट। स्टोन पेल्टिंग नहीं होगी, वर्बल स्टोन पेल्टिंग मैं अलाउ नहीं करूंगा। यहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का पूरा लिंचिंग भी मौका अलाउ देंगे। नहीं करिए ना, स्टोन सेकंड। पेल्टिंग भी अलाउ नहीं होगी, लिंचिंग भी अलाउ नहीं होगी। लिंचिंग किसी की नहीं हो रही। आप विक्टिम कार्ड खेलना भूल जाइए। नहीं, इफ्रा जहां आप स्टोन विक्टिम पेल्टिंग कार्ड, भी किसी की डेबिट नहीं कार्ड, हो रही है। क्रेडिट कार्ड एंड स्टोन विक्टिम पेल्टिंग कार्ड, भी ये नहीं हो इफ्रा रही के है। 3 कार्ड है। स्टोन चलिए पेल्टिंग भी नहीं हो रही है। ललित इनटू द डिबेट। ललित मुझे एक बात बताइए, माजिद हैदरी ने कभी आपको भाई बोला है? पर रियाज नाइकू इनका भाई है। रियाज नाइकू इज ब्रदर ऑफ माजिद हैदरी बट नॉट ललित अंबरदार। ऐसा क्यों है? कश्मीरी पंडित नहीं है आपका उनका भाई। मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा
जी आपको इसकी बैकग्राउंड, आप टेलीविजन में इतना अच्छा टॉपिक लेके चल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब सुनने की क्षमता रखते होंगे। 30 साल पहले जब ये वबाह कश्मीर में शुरुआत हुई कश्मीर जहाद की, तो कश्मीर जहाद, कश्मीर की मस्जिदों से नारा क्या था? आप बिल्कुल नजरअंदाज करें कि इसकी जड़ क्या है मुसीबत की। कश्मीर की मस्जिदों से नारा था, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, हमें क्या चाहिए आजादी, आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप अभी बात कर रहे थे किसकी? आप अभी बात कर रहे थे बुरहान वानी की। बुरहान वानी के बाप का इंटरव्यू लिया था, दिल्ली के बहुत बड़ी पत्रकार है, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसकी बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्होंने उनको वीडियो इंटरव्यू किया था उसके मरने से पहले, और पूछा था कि तुम्हारा बेटा कभी भी मर सकता है, तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? जिसको बाद में बताया कि हेडमास्टर का बेटा। उस हेडमास्टर की आवाज सुनाता हूं आपको, क्या बोला उसने? उसने बोला कि मैंने तो अपना बेटा अल्लाह के नाम कर दिया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब उसका कत्ल हुआ, जब वो मारा गया बुरहान वानी, वही पत्रकार, वही वीडियो उसी आदमी से उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई। उसने आपको इस्लाम से तकलीफ है? अरे इस्लामोफोबिक ललित शर्म करो, तो शर्म करो। पत्रकार को उसी हेडमास्टर ने बोला कि मैंने अपना बेटा अल्लाह के नाम कर दिया था, वो अल्लाह के नाम हुआ। ये है कश्मीर की औकात। आप जिस पश्चिमी पत्रकारों की बात कर रहे हैं ना, पश्चिमी अमेरिकन पत्रकारों को बोलिए, अनवर अल-वाल्की अमेरिका में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट आतंकवादी को मारने के लिए अमेरिका ने पहली बार अपने ही सिटीजन को, उसने जाके सोमालिया में ड्रोन से उसको मरवा दिया। उसामा बिन लादेन जो था, वो सिविल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, सिविल इंजीनियर था। और सर कश्मीर के अंदर डॉक्टर गुरु एक सेकंड, इफ्रा सवाल सुन लो, इफ्रा सवाल सुनो, इफ्रा सवाल सुनो। पूरी बात सुनिए। इफ्रा, क्या आप भी रियाज नाइकू को अपना भाई मानती है माजिद की तरह? एक सेकंड ललित 1 सेकंड, ललित होल्ड ऑन 1 सेकंड, ललित 1 सेकंड, ललित 1 सेकंड। इफ्रा जहां, सीधा सवाल है, क्या माजिद हैदरी की तरह आप भी रियाज नाइकू को अपना भाई मानती है? माजिद हैदरी, आ रहा हूं मैं आपके पास, पर मुझे जवाब नहीं, हाँ या ना का जवाब है, कोई लंबा जवाब नहीं, पीएचडी नहीं लिखनी चाहिए। ये तो खुद आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। इफ्रा, डू यू कंसिडर रियाज नाइकू टू बी योर ब्रदर? ये लोगों का चेहरा तो देश देख रहा है, देश देख रहा है कि ये कितने भारत में रहते थे, भारत की रोटी के खा करके, और किस तरह से भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये आतंकवादियों का किस तरह से पैरवी कर रहे हैं। ठीक है इफ्रा जा, हो गया विजय जी, अगर हो गया तो मैं बात कर लेती हूँ। क्या रियाज नाइकू आपके भी भाई है क्या? सर, अगर इनका किसी का हो जाएगा तो बात करेंगे ना। ठीक है विजय सोनकर शास्त्री, एक मिनट, अहम सवाल मुझे पूछने दीजिए। क्या माजिद हैदरी की तरह इफ्रा जहां आप भी कहती हैं कि सगीर काजी आपके भाई है, कर्नल आशुतोष आपके भाई है, या रियाज नाइकू भाई है? कौन है भाई आपका? पहले तो मैं एक सेकंड, पहले तो मैं विजय जी को भूल जाइए, मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए। विजय जी संयम रहिए, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। नहीं, संयम नहीं रख पा रहे ना, पत्थरबाजों को कहिए संयम रखे। वो भारत के सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, उनको बोलिए संयम रखे। आप मुझे बताइए, क्या रियाज नाइकू आपका भाई है? माजिद हैदरी ने कह दिया कि वो मेरा भाई है, हालांकि वो माजिद हैदरी को तो नहीं मानता भाई, वो तो पाकिस्तानियों को मानता था। देखिए, मैंने आप लोगों की बहुत सारी टिप्पणियां भी सुनी, बातें भी सुनी। अब 1 मिनट हम भी सुनते ही आपका दे दीजिए ना। जी बोलेंगे, या तो इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, या तो बोले दीजिए। मैं किसी को ऑडियो बंद नहीं करता, ये भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है। मेरा ऑडियो तो फिर बोलने दे दीजिए। आप बोलिए ना, आपकी आवाज कोई बंद कर सकता है? करने देते हो। आपका विक्टिम कार्ड और आवाज दोनों बुलंद है। विजय जी ने बोला कि आप आतंकवादियों के समर्थक हो। मैं इनसे कह दूं कि जिसने पुलवामा में, अच्छा ठीक, ओके, ओनली इफ्रा ऑन स्क्रीन, इफ्रा को स्क्रीन पर डालिए। इफ्रा ऑन स्क्रीन, बाकी लोग की रक्षा कर रही हूँ। इफ्रा ऑन स्क्रीन, इफ्रा ऑन स्क्रीन। जी बोल रहे हैं। एक सेकंड, इफ्रा की आवाज आने दीजिए। इफ्रा वरना मुझे शो के बाद बोलेगी कि मैंने उनको मौका नहीं दिया क्योंकि वो कश्मीरी मुस्लिम है। प्लीज उनको स्क्रीन पर डालिए। और इफ्रा जहां, मेरा सवाल सिंपल है कि आप क्या माजिद हैदरी की तरह, एक सेकंड, की थी मैंने आप पे कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ। इज रियाज नाइकू योर ब्रदर? आपका भाई है रियाज नाइकू? अगर वित्तीय घाटा करेंगे। विजय सोनकर शास्त्री प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज। विजय सोनकर शास्त्री, आप बड़े गेस्ट हैं, प्लीज 1 मिनट। रियाज नाइकू आपका भाई है क्या इफ्रा जहां? बस इतना सा सवाल। जी,
नहीं रियाज नहीं, प्लीज मुझे पूरे बात करने का मौका दे दीजिए। तो अभी हाँ या तक ना मैं तो आपकी बोलिए। सब लोगों की यहाँ बातें सुनती आई हूँ। पहली बात 2012 के पुलवामा अटैक में जिसने RDX पहुंचाया, देवेंद्र सिंह को आपने अवार्ड दिए ना, अब चुप कर लो। इफ्रा जहां, देवेंद्र रियाज सिंह नाइकू आपका भाई है आदमी था या ना? सगीर काजी? एक देवेंद्र सेकंड, बाकियों सिंह की की ऑर्डर तरह डाउन जैसे से उसको इफ्रा, आपने भाई बना के इफ्रा, रखा था ना बीजेपी, इफ्रा, वैसे वो मेरा कोई भाई इफ्रा। नहीं है। मैं आतंकवादियों को आप लोगों की तरह भाई नहीं बनाती हूँ। तो माजिद हैदरी गलत है? देवेंद्र सिंह को माजिद award क्यों हैदरी दिया गलत है? आतंकवादियों के साथ कैन यू खड़े प्लीज होके लोअर विजय आप हमको विजय सुनकर शास्त्री की आतंकवादी आवाज को बोलते हैं। लोअर कीजिए। मुझे इफ्रा से आतंकवादियों चर्चा को करनी है प्लीज। देवेंद्र सिंह को अवार्ड दे दिया आपने, उस देवेंद्र सिंह को जिसने पुलवामा में अच्छा खासा रोल इफ्रा निभाया। जहां सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक सेकंड। विजय सुनकर शास्त्री बीजेपी की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार मैं ने, इफ्रा जहां से बीजेपी की संवाद कर रहा हूँ। एक सरकार सेकंड ने, इफ्रा, बीजेपी की सरकार ने आपके माजिद भाई हैदरी ने हैं कहा आतंकवादी। रियाज नाइकू मेरा भाई है, क्या आप इस आतंकवादियों बात को गोद में सही बिठा के मानती रखते हैं? आप? जी जी क्या रियाज नाइकू देखिए, को भाई माजिद मानता है हैदरी- माजिद हैदरी? वो सही है गलत है? सिंपल। देखिए माजिद हैदरी जो, अगर माजिद हैदरी उनके वो कहते हैं कि वो मेरे भाई है, उनके भाई है। कोई कहता है साध्वी प्राज्ञा सही है, मेरी गलत बहन है? उनकी बहन है। भाई इस देश में नहीं, किसी ने नहीं हर कहा किसी साध्वी ने, मेरी कोई बहन है, कहता किसी है ने नहीं कहा, नथुराम गोडसे किसी ने मेरा- नहीं कहा। पर एक आप मुझे सेकंड। बताइए, कोई कहता है क्या नथुराम आप गोडसे मेरा रियाज गुरु है। नाइकू को भाई भाई उसका गुरु मानती है। है? इतने क्या सारे क्या ये लोग सही है हमारे उसे देश भाई में मानना? नथुराम गोडसे वो को एक गुरु मानते आतंकवादी हैं। था क्या? वो जी। गणित का टीचर था क्या? बुरहान वानी जी। भटका हुआ युवा था? जी। क्यों बुरहान वानी यार, के या तो लिए, बोल ले क्यों दे दो, अफजल या तो गुरु के कॉन्सेप्ट लिए, ही बोलते रहो, क्यों मनन ये वानी के लिए प्रॉब्लम नमाज हो रहा है। जनाजा होता है? ये क्यों होता है? जी उनका क्यों होता है? तो सवाल पहले आप मुझे एक बात बताइए, 2012 में बीजेपी का एक कार्यकर्ता था जिसने पुलवामा में RDX पहुंचाया। बीजेपी का कार्यकर्ता सही था गलत था बताइए? एक पुलवामा सेकंड, मुझे में समझ नहीं आ बीजेपी रहा। की Come क्या into the debate, भूमिका पंकज जी, रही है, पंकज जी। इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। पंकज जी, लेकिन एक यही महिला चीज है ना, जो यही चुपचाप चीज टीवी है के सामने बैठ के कि अपनी बात कर रही आतंकवादियों है, के वो बचाव आतंकवादी में, समर्थक है। अर्बन वो नक्सलियों के समर्थक बचाव है। में ये वैचारिक कवच बन के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। ये इफ्रा- कौन लोग हैं? ये क्यों किया जाता है? इमेज बिल्डिंग क्यों होती है आतंकियों की? इमेज बिल्डिंग इस देश में आतंकियों की क्यों होती ये है? अफसोस की बात है, ये PR एक सेकंड ललित एक्सरसाइज, ये PR मैं माफी चाहूंगा यहाँ पर मैं दो बात रखना पंकज। चाहूंगा। इफ्रा आपका भी यहाँ पर मैं ध्यान आकर्षित करना माजिद हैदरी चाहूंगा। को एड्रेस कीजिए, माजिद जी, हैदरी। माजिद साथ में आप भी। मैं यहाँ जो हम लोग अक्सर ये डिबेट में, हम लोग न्यूज रूम्स के डिबेट में अक्सर ये बात भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमें किसी भी तरह से एक छोटी सोच या एक छोटा दृष्टिकोण रखकर चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइक्रोकॉस्मिक और मैक्रोकॉस्मिक पिक्चर की बात है। बड़ी पिक्चर अगर हम देखते हैं, मेरा यकीन कीजिए पूरा विश्व जब भी बात आती है कि क्या समस्या है, इसकी जड़ में समस्या, जैसा हम लोग जानते हैं कि कश्मीर को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद है, और तभी ये चीजें घुसकर हमारे समाज में भी आ जाती हैं, जिसको हमारी फोर्सेस भी पूरी तरह से उसका जवाब दे रही हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यूनाइटेड किंगडम, हम जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, अल्बर्टा, क्यूबेक, ऐसे जगहों पर उनका पूरा का पूरा प्रभुत्व है। चीन तिब्बत पर अभी भी काबिज हुआ बैठा है। पाकिस्तान में जिस तरह से अहमदियाज या बलोच, उन लोगों को अभी तक माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। या फिर स्पेन, कैटलोनिया, हमने इसका काफी बड़ा विवाद देखा था। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि वहां ऐसा विवाद क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण है, वो है माइट इज राइट। ठीक है, और इस तरह की विचारधारा को रखना, एक PR एक्सरसाइज हम करेंगे उन लोगों का जो कि ब्रांडेड मिलिटेंट्स, ब्रांडेड टेररिस्ट हैं। अगर आपने बंदूक उठा ली है, आप टेररिस्ट हैं। ठीक है, मैं पंकज, मैं आपको मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं। मैं आऊंगा, मैं चर्चा में लौट कर आ रहा हूं। मैं 1 मिनट के लिए बस रोक रहा हूं ताकि हेडलाइंस दिखा सकूं, पर चर्चा इस पर अब भी जारी है कि रियाज नाइकू के हमदर्द कौन है? वो PR क्यों करना शुरू कर देते हैं? आतंकियों का कैसा PR? ये कैसा है प्यार? लौटेंगे चर्चा में इन हेडलाइंस के बाद। तो राइट अलोंग में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है रियाज नाइकू के हमदर्द, ये हमारा हैशटैग है। और आज चर्चा सिर्फ इतनी चल रही है कि देखिए, रियाज नाइकू का तो इलाज हो गया, पर उनके हमदर्दों का क्या इलाज है? हम आगे बढ़े उससे पहले जिस ऑपरेशन जैकबूट, जो एक पटकथा रची अजीत डोवाल और सुरक्षा के जो हमारे सर्विसेज हैं, उन्होंने इन आतंकियों का स्वच्छ कश्मीर मिशन करने के लिए, उसके बारे में मेरे सहयोगी राशिद ने एक विशेष रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट अगर तैयार है तो हम दिखा सकते हैं, और फिर लौट कर आएंगे चर्चा में। मेरे तमाम मेहमान आपको दिख रहे हैं। क्या वो रिपोर्ट तैयार है? मैं दिखाना चाहता हूं, तो दिखाइए राशिद, कैसे हो रहा है स्वच्छ कश्मीर का अभियान? जैकबूट असल में है क्या? देखें आप, NSA अजीत डोभाल आपको नजर आ रहे हैं, आपको रियाज नाइकू भी नजर आ रहा है। NSA अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग की, पूरी तैयारी की। NSA अजीत डोभाल के बारे में यह बात कही जाती है, उनके जहन में जब कुछ चलता है तो उसे एग्जीक्यूट करना होता है। 2.5 साल से चल रहा था यह ऑपरेशन, किसी को कानो कान भनक तक नहीं थी, पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। अगला एक बार दिखाएं, बहुत जल्दी में दिखाएं।
ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार किया गया था। दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों ने पूरा डेरा डाला हुआ था, दक्षिणी कश्मीर को पावर बेस बनाया हुआ था और इसी पर अजीत डोभाल की नजर रहती थी। पुलवामा में, कुलगाम में, अनंतनाग में, शोपियां में, यहां से किया जाना था आतंकियों का सफाया और इसीलिए ऑपरेशन जैकबूट के जरिए यह सफाया किया गया। दक्षिणी कश्मीर के इलाके को आतंकियों ने क्या किया, आजाद इलाका घोषित कर दिया और यही एनएसए अजीत डोभाल को लगातार नागवार गुजर रहा था। बुरहान वानी ऑपरेशन जैकबूट का शिकार, सब्जार भट्ट, वसीम माला के सफाए के पीछे भी ऑपरेशन जैकबूट। इंडिया न्यूज ये बड़ा खुलासा कर रहा है। नसीर पंडित, इशफाक हमीद, तारिक पंडित, इन सभी के खिलाफ अजीत डोभाल ने चलाया था जैकबूट प्लान। ऑपरेशन जैकबूट इजराइल के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, यानी भगवान का कहर, भगवान की कयामत, इसका अर्थ होता है। इसी की तर्ज पर चलाया गया रियाज नायकू ऑपरेशन जैकबूट की लिस्ट का आखिरी बड़ा आतंकी था। आप ये जानना तो चाहेंगे ना कि अजीत डोभाल का ये ऑपरेशन जैकबूट आखिरकार था क्या? ऑपरेशन जैकबूट जिसमें रियाज नायकू मारा गया, ये था क्या और इसकी पूरी पटकथा कैसे रची गई, इसकी स्क्रिप्ट किस तरीके से रची गई, यहीं पर देखें। कश्मीर में एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है बहुत ज्यादा उन्होंने जमीन पर रह करके काम किया। मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस प्लेट को यहीं पर रोक करके रखें। अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि उनके अपने लोकल इन्फॉर्मर्स हैं दक्षिणी कश्मीर में, उत्तरी कश्मीर में, लगातार उनके साथ में संपर्क में रहते हैं और एक जमाने में जब खुफिया एजेंसी को लीड किया था अजीत डोभाल ने, तभी से उनके आंख कान ये लोग कहे जाते हैं। और क्या आप ये जानते हैं, पीएमओ को छोड़ करके कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि फौज के बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं जानते कि अजीत डोभाल के आंख और कान कौन है। और इन्हीं आंख कान के जरिए पूरी तरह से व्यूह रचना की गई दक्षिणी कश्मीर में, उत्तरी कश्मीर में। डोभाल के इन आंख कान के बारे में सुरक्षा बलों को भी पता नहीं होता, जैसा कि मैंने कहा, आपको बताया। अगला इस पटकथा में अगला चैप्टर क्या है? क्या है? लोग बस इतना जानते हैं डोभाल साहब के असेट्स। यह कहा जाता है कि डोभाल साहब के जो असेट्स हैं ना, जम्मू कश्मीर में इनके लिए बड़ा काम कर जाते हैं। बुरहान वानी और 10 साथियों को टारगेट पर लिया गया और जो आंख और कान हैं अजीत डोभाल के, इन सभी 11 आतंकियों के बारे में एक एक खबर देने लगे। तो बहुत शुक्रिया राशिद ये जानकारी देने के लिए। माजिद हैदरी, आपको ये रिपोर्ट शायद ज्यादा पसंद नहीं आई होगी क्योंकि इनमें से कुछ लोग आप उनको अपना भाई मानते हैं, पर माजिद हैदरी मुझे एक बात बताइए। माजिद आवाज आ रही है तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपके लिए कर्नल आशुतोष शर्मा भी आपके भाई थे या सिर्फ रियाज नायकू आपका भाई है? कौन है आपका भाई? नहीं देखिए, मैंने कर्नल आशुतोष शर्मा आपके भाई है, हाँ या ना? भी भाई था, मैंने वो पहले क्लियर किया। नहीं, कर्नल आशुतोष शर्मा को भाई मानते हैं? कहा हाँ थे, उसके बाद क्या कहूँ? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए। क्या कहूँ, अब लिख के दूं, कागज पे लिख के दूं? लिख के दे सकते हैं, मुझे भी तो बात करने का मौका दे, तब से मैं आपको सुन रहा हूँ। एक मेरी बात सुनिए माजिद हैदरी, मुझे भी बात करने का पहले आप ही को मौका दे रहा हूँ, आप ही को बुलाया है, आप ही की बात सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया है, पर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये क्या प्रक्रिया होती है कि इनको गणित टीचर को हमने बना दिया आतंकवादी, ये बुरहान वानी के फादर हेडमास्टर थे, वो मोहम्मद रफी भट्ट जो था वो एकेडमिक की लाइफ छोड़कर आ गया, ये हालात का मारा पेश करने की क्यों एक कवायद होती है? कोई जस्टिफिकेशन है भारत के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ बंदूक उठाने का? देखिए कृपया आप मुझे 60 सेकंड का मौका दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए क्या बुरा हाल है हम कश्मीरियों का कि पूरे विश्व में पेंडेमिक चल रहा है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, फोन का आपने हाल देखा, 4 दफा कट गया फोन। तो देखिए पहली चीज आपने भी कहा कि इसमें इजराइल के प्लान पे बनाया गया था, इजराइल के प्लान पे ऑपरेशन जैकबूट था, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। देखिए इस वक्त फलस्तीन में कोई जंग नहीं चल रही, यमन में कोई जंग नहीं चल रही, सीरिया में कोई जंग नहीं चल रही, अफगानिस्तान में जंग नहीं कोई चल रही, विश्व भर के जो बैटलफील्ड हैं वो सब खामोश हैं सिवाय एक कश्मीर के। ये कश्मीर में इस वक्त क्यों जंग चल रही है? क्या कश्मीर में भी सीज फायर होकर के हमें कोरोना से नहीं लड़ना चाहिए? हंडवाड़ा में जब हंडवाड़ा में जब आतंकियों ने भारत का दुश्मन कौन है? सीज फायर वायलेट कौन कर रहा है? पंकज कमेंट तो किधर से फायरिंग हो रही है? वही तो बात है। ये देखें पंकज हैदरी साहब, यहाँ बात है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस वक्त अपनी दुश्मनी छोड़नी होगी। नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हाथ मिला करके कोरोना से हम लोग फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं, ठीक है? ये जज्बाती होके हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। मैं आपको बताता हूँ तलवे कौन चाट रहा है, आतंकियों के तलवे चाट रहे हैं कुछ पत्रकार। कोरोना का भाई आप बात सुने, नहीं आपने कहा कोरोना के टाइम पर हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान ने चाइना से ट्रेड बायकॉट कीजिए, बस खत्म बात। पाकिस्तान ने 150 आतंकियों को एलओसी पर बिठा रखा है। माजिद हैदरी, आप उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे?
माजिद हैदरी क्या आप बोलेंगे? हंडवाड़ा में आपके आतंकी भाइयों ने कश्मीरियों को हॉस्टेज बनाकर रखा था, उनको छुड़ाने के लिए कर्नल आशुतोष गए, उन्होंने एक गोली नहीं चलाई और उन्होंने सीनों पर गोली खाई, क्या उनके खिलाफ आप बोलेंगे? माजिद हैदरी, मेरे सबर की सीमा टूट रही है, मेरे सबर की सीमा टूट रही है। पाकिस्तानियों पर मुंह खोलने के लिए आप तैयार नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री, पाकिस्तानियों की हरकतों पर चुप, पाकिस्तानी आतंकियों की हरकतों पर चुप। पंकज, ललित अंबरदार पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, आतंकियों पर कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि भारतीय सुरक्षा बलों पर। नहीं कीजिए प्लीज। आप फिर बोलते हैं आप बोलने नहीं देते हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों करते हैं? आप फिर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करते हैं। ललित अंबरदार, नहीं कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं कीजिए। ललित सुनिए शहजाद, बार बार कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कश्मीर जहाद क्या है। ये हकीकत है, दुनिया भर में इवन वहाबी सुन्नी जहादें आज बंद पड़ी है, सिर्फ कश्मीर जहाज चल रहा है। क्यों? अरे इस तोते को बंद करो। क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि वहाँ की नस में ये भरा पड़ा है। इसको दिमाग में, इसके दिमाग में एक लोचा आप चलता है। बोलेंगे मुझे, जिस शख्स को मरने में रूहानी सुकून पैदा हो, वो जहादी कश्मीर की है। चार शरीफ को जो जला दिया पाकिस्तानी मेजर मस्तगुल ने, तो वहां के चार शरीफ के मुसलमानों ने घेरा डाल के एक पत्थरबाजों ने उस मस्तगुल को सेफ पैसेज दिला दी। और कश्मीरी में क्या बोला? मस्तगुल शराबी की तरह शराबी की तरह एक ही बात। ये है इनका रिश्ता पाकिस्तान से। जिस डिबेट में जाते हो शराबी की तरह एक ही बात करते हो। समझना पड़ेगा। जिस डिबेट में जाते हो शराबी की तरह एक ही बात करते हो। इस डिबेट पर भी यही बात। अरे भाई क्या, अरे शहजाद मियां जरा इनका ब्रेक टेस्ट कर लो। अरे क्या किनसे बात हो रही है? नहीं, गैरी एडम्स बीबीसी पर आज हमारे यहाँ पे टिप्पणी करते हैं, हमारे कश्मीरी। अरे पहले ब्रेन टेस्ट किया करो। अरे पहले ब्रेन टेस्ट तो किया करो यार, किनको डिबेट में ला रहे हो? अरे क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो? अरे माजिद हैदरी, डू नॉट मेक पर्सनल कमेंट्स ऑन माय गेस्ट। माजिद हैदरी, प्लीज स्टे इन योर लिमिट्स। इस तरीके से व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे किसी पर भी। आप एक आतंकी को अपना भाई बोलते हैं, नहीं माजिद हैदरी, इस तरीके से नहीं होगा। ये कमेंट्स करके आप एक डिबेट की भी गरिमा को और इस पूरे के पूरे इशू को भी डाइल्यूट कर रहे हैं। आपने यहां पर कहा कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई अभी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है। बात आपने सही कही, लेकिन बहुत ही सही तरीके से मैं कहूंगा आपने एक नजरअंदाज कर दिया कि अप्रैल के महीने से जब से कोरोना वायरस का कहर ये शुरू हुआ है इस कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में, तब से पाकिस्तान क्यों सीज फायर वायलेशन बार बार कर रहा है और सिर्फ डिफेंस फोर्सेस पर नहीं बल्कि सिविलियन टारगेट्स पर हमला कर रहा है। सिविलियन टारगेट्स पर हमला करना ये कहां से जायज है? पाकिस्तान हमला करता है कश्मीरियों पर, तब आप क्यों नहीं कुछ बोलती? तब आप कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखती? और तब भारत के स्टेट के ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं। पहली दफा कोई डिसेंट इंसान है सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं इनका नाम नहीं जानता इन भाई का, लेकिन बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। ललित अंबरदार जी बात कर सकते हैं। वैसे अगर वो दो भी बात करें व्यक्तिगत टिप्पणियों के बगैर, तो हमारी डिबेट अच्छी चल सकती है। एक दूसरे को प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। पहली बात है सर, उनका घर, मैडम उनका घर जला दिया गया। पहली बात ललित अंबरदार और 5 लाख पंडितों को निकाल दिया गया कश्मीर वैली से। वो व्यक्तिगत तो थोड़ा होंगे नहीं, आप उनके घर को जला देंगे। उनको धमकियां मिली किस तरीके से 90 के दशक में उनको भगा दिया गया, और आप कहते हैं कि ललित अंबरदार चुप हो जाओ। ललित अंबरदार ने बंदूक नहीं उठाए, रियाज नाइकू ने बंदूक उठाए, ललित अंबरदार ने आज भी बंदूक नहीं उठाई। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर शहजाद आपने, किस तरह से दो पहलू हैं, दोनों प्रताड़ित हुए, दोनों इससे काफी ज्यादा जूझे, लेकिन एक ने बंदूक उठाई, एक ने नहीं उठाया। पर इफ्रा के लोग जो है आर्टिकल लिखते हैं कि रियाज नाइकू इज अ गणित टीचर, गणित का प्रोफेसर था। इफ्रा करे जा रहे हैं। मुझे ये आर्टिकल किसी ने नहीं लिखा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। बैठी हूँ जी, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपने बोला कि आपने इनका घर जलाया, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने किसी का घर नहीं जलाया। आप आके बोलती नहीं है कि जिन्होंने घर जलाया वो गलत थे। इस्लाम के नाम पर जो उनको निकाला गया गलत था, बोल दीजिए आप। Why don't you say इफ्रा? आप मुझे बोलने देंगे तभी तो बोल सकते हैं भाई। इफ्रा बोलिए। ये डिबेट है कि फिश मार्केट है। इफ्रा बोलिए, चलिए इफ्रा बोलिए। कि नहीं, ये तो अभी तक नहीं बताया इन्होंने। भाई मैं क्यों रियाज नाइक को मेरा भाई क्यों होगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पकड़ा है दिमाग में आपके? फिर वो गणित टीचर था, ये बताने की क्या जरूरत है? मेरा कोई भाई नहीं है।
मेरा कोई आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप बार बार ये आर्टिकल, ये पीआर पीस कौन लिख रहा है? ये पाकिस्तान से पैसे लेकर पीआर पीस कौन लिख रहा है? ये पाकिस्तान से पैसे लेकर पत्थर कौन फेंक रहा है? इफ्रा, ये कौन है ये लोग? ये हमदर्द गैंग कौन है? अफजल का हमदर्द गैंग कौन है? आप तो उसका समर्थन कर रही थी जेएनयू में, टुकड़े टुकड़े गैंग का। जी नहीं कर रही थी आप तो कहीं डिबेट में आई। क्या वो टुकड़े टुकड़े का वीडियो चला था, वो आपका वीडियो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि वो बार-बार बोला गया वो एक डॉक्टर्ड वीडियो था। चार्जशीट फाइल हो गई, अरविंद केजरीवाल ने बोला प्रोसिक्यूट करो। वीडियो में गड़बड़ करवा के बना के मैं भी इस वीडियो में गड़बड़ करा सकती हूँ। दूसरी बात सर, आपने एक भी जिसका प्रमाण नहीं दिया जाता है, न देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और सेना वही तो ले लीजिए। किसने रोका है आप लोगों को? किसने लिया है? इफ्रा, सवाल ये है, इफ्रा एक सेकंड, भाई सवाल ये एक्शन है, तो 30 साल से चल रहा है वहाँ पे। एक्शन तो 30 साल से चल रहा है साहब, एक्शन 30 साल से चल रहा है। सवाल है ये रुकेगा कब? 30 साल से चल रहा है, इसलिए सवाल ये है, क्योंकि उनकी सवाल सिर्फ इतना सवाल है ये कि कि रियाज रुकेगा नाइकू के कब? हमदर्द गैंग कौन है? हमको ये भाई याकूब नजारे मेमन के लिए चाहिए, 2 बजे रोज कोर्ट रोज में की पहुंचने वाली लड़ाई गैंग में कौन हमारी है? ये जिंदगियां अफजल गुरु के रुक लिए रही अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाली गैंग कौन है? ये अर्बन नक्सलियों को डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट और एनजीओ बताने वाली जो तंजीम है वो कौन है? वो कौन है? ये मंडली कौन भाई है? ये कितना इफ्रा, पर्सनल कमेंट करेंगे यार? इनको किसने डिबेट पे बिठाया है? इनको तो किसी नहीं, अंकल को बिठा आप दो इसका जहाँ चयन पे मत सभी कीजिए, लड़कियों आप को इसका बोलिए चयन मत क्या वो कीजिए क्या? डिबेट में कौन बैठेगा। अगर अलगाववादी विचारधारा को यहाँ पे तो जगह मिल रही है तो पर्सनल देश की कमेंट राष्ट्रभक्त नहीं विचारधारा को भी टिप्पणियां मिलेगी। नहीं कीजिए। ना। हम यहाँ पे पर्सनल टिप्पणियां करने नहीं आते हैं। कोई अगर पर्सनल परेशानी टिप्पणी है नहीं है। जाके केस क्लाउड पे। एक सेकंड, मुझे पर्सनल कमेंट नहीं एक कीजिए हम पे। सेकंड, मैं एक किसी सेकंड, ने पर्सनल कमेंट किया? किसी ने कोई पर्सनल कमेंट नहीं This किया। is मैं एक getting छोटा सा irritated. अंतराल ले रहा हूँ, बार-बार मैं एक छोटा सा हमको अंतराल ले जिहादी रहा हूँ। मैटर्स बहुत गर्म हो चुका है, टेम्पर्स बहुत हाई है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव में होगा राइट अराउंड, आखिरी पड़ाव में कमेंट लेंगे कि रियाज नाइकू के हमदर्द गैंग का अब इलाज क्या होना चाहिए। जो पीआर पीस लिखते हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी जो फैक्ट्री है उसको बंद करना होगा। ये होगा आखिरी पड़ाव में राइट अराउंड। जल्द लौट कर आइए। आखिरी पड़ाव में है राइट अराउंड। और रियाज नाइकू गणित टीचर था तो मैं उससे क्या करूं? बुरहान वानी का फादर हेडमास्टर था तो मैं क्या करूं? क्या ये जस्टिफिकेशन है भारत के खिलाफ बंदूक उठाने का? इफ्रा जहां, मुझे एक बात बताइए, वो हेडमास्टर का बेटा हो, वो गणित का टीचर हो, भारत की सेना के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाएगा तो उसका सिर्फ एक ही एक हश्र होगा। आप इससे इत्तेफाक रखती है? जी, पहले मैंने डिबेट की शुरुआत में ही बोला था, कोई भी कंट्री जो है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अगर वहां पे कोई भी गन सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार उसको मारती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। थैंक यू। सरकार उस नॉर्मल टाइम नहीं, ये ओनली वो प्रोसीजर है। इंजीनियर दिस इज द ओनली प्रोसीजर। Exactly. ये ओनली तो प्रोसीजर सरकार है। उस तो टाइम ये विवेक, तो विजय सोनकर शास्त्री, अगर ये ओनली प्रोसीजर है तो ये पीआर करने कौन आ जाते हैं? ये इमेज बिल्डिंग करने कौन आ जाते हैं? इफ्रा जी, ये आखिरी कमेंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्नॉलेजिंग कि ये ओनली सोल्यूशन है। पर विजय सोनकर शास्त्री, ये जो मैंने पीआर already गैंग है, बोल हमदर्द गैंग है, इनका इलाज क्या होना चाहिए? जो ये लिखते हैं कि ये तो बेचारा एकेडमिक लाइफ छोड़कर आतंक में आ गया, बेचारा गणित सिखा रहा था, गणित सिखाते सिखाते आतंक में आ गया, क्या होना चाहिए इनका इलाज? आतंकवाद के कश्मीर पीआर में वालों जो हो रहा है वही इनका इलाज इधर भी होनी चाहिए। ये लोग जो सिविलियन एरिया में रह करके, खत्म रूप में रह करके पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इनको यहाँ भी न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। न्यूट्रलाइज करने, माजिद हैदरी अपने आर्थिक से खड़ा हो पाएगा, स्ट्रांग देशों के रूप में खड़ा हो पाएगा। माजिद हैदरी, ऐसा देश जो 130 करोड़ लोगों को, ठीक है। विजय सोनकर शास्त्री, आखिरी कमेंट ले रहा हूं। माजिद हैदरी, मेरे भाई माजिद हैदरी, एक बार समझ लो, अगर आपने भारत की सेना के खिलाफ देखने की भी कोशिश की, बंदूक उठाने की भी कोशिश की, तो वो चाहे किसी का भी बेटा हो, उसे मार दिया जाएगा। और ये तो चूहा था, रियाज नाइको एक चूहा था। उन चूहों को और उसके समर्थकों को ये संदेश जाना चाहिए कि उनको चुन चुन के मारा जाएगा। माजिद हैदरी, आप स्वागत करते हैं रियाज नाइको के मारे जाने का? मेरे भाई मैं आपको यही याद दिला रहा हूं कि जो कोई आतंकी था ना, उसको फिर मारने देना चाहिए था। दविंदर सिंह जो बीजेपी का डीएसपी था, उसको क्यों नहीं गोली मारी? साथी प्राज्ञा को, पंकज, लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट। पंकज, व्हेन विल दिस स्टॉप? ये कब इमेज बिल्डिंग ऑफ टेररिस्ट कब बंद होगी? अभी कहाँ है देवेंद्र सिंह? आपको जानकारी है? नहीं, जब हर आतंकी की अभी बात किस होगी, चीज से कर्नल गुजर रहे हैं सुभाष देवेंद्र चौहान सिंह? का आपको जानकारी है? जी। Law मैं has चारों taken मेहमानों its को रोकना own चाहूंगा, course. मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। मेरे साथ आप लोग जुड़े इस बड़ी बहस में, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। पर मैं आपको इस वक्त डिबेट साइन ऑफ करते करते एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक हुआ है। 7 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी है। देखिए, ये बहुत अहम खबर है। सभी कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पेपर मिल की टैंक की सफाई के
दौरान यह हादसा हुआ। तो समझिए इस बात को कि आज वाइजैक से भी ये खबर आई गैस लीक की, और ये दूसरी खबर ऐसी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पेपर मिल से, पेपर मिल की सफाई के दौरान, उसके टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक हुआ, 7 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। अब देखिए कितनी गंभीर खबर है, कोरोना काल है और कोरोना काल में ये गैस लीक के चलते रायगढ़ से खबर आ रही है कि कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्योंकि पेपर मिल की टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। ये बेहद ही गंभीर ये एक न्यूज हमारे सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की घटना है, और सुबह आपने देखा किस तरीके से वाइजैक में ये घटना हुई थी गैस लीक की। वहां पर कई सारे लोग जिस तरीके से बीमार थे, अब 7 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी है। पेपर मिल की टैंक की सफाई के दौरान इन कर्मचारियों को गैस लीक से ये इनकी तबीयत बिगड़ी है। ये सफाई कर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर समेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। समेंद्र, क्या घटना थी, इसके बारे में विस्तार से बताइए। समेंद्र जी देखिए, रायगढ़ के शक्ति में एक पेपर मिल है जहां पर ये हादसा हुआ। दरअसल उसमें 3-4 जो मजदूर हैं वो वहां पर पेपर रिसाइकलिंग का काम वहां पर होता है। चूंकि लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री कई दिनों से बंद थी मिल, लेकिन वहां पर साफ सफाई, एक स्टोर की साफ सफाई के लिए और वहां पर जो टंकी है उसकी साफ सफाई के लिए 3 मजदूर वहां पर गए थे, और अचानक इस दौरान वहां पर जहरीली गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। इस दौरान जब वो मजदूरों को गैस रिसाव से उनकी तबीयत बिगड़ी, तो वहां उस फैक्ट्री में 3-4 लोग और पहले से मौजूद थे। हालांकि वो उस काम में शामिल नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि मजदूरों की हालत बिगड़ रही है, तो उनको बचाने के लिए वहां पर 3-4 लोग और पहुंचे, तो उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। इस तरह से कुल 7 जो मजदूर थे वो वहां पर घायल हुए हैं, और वो जहरीली गैस रिसाव से प्रभावित हुए हैं। उसमें से 4 का जो इलाज है वो रायगढ़ के हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी 3 की हालत नाजुक है, उनको रायपुर रेफर किया गया है। वहां पर मौके पर एसपी कलेक्टर भी पहुंचे थे, और उन्होंने संजीवनी एम्बुलेंस के जरिए उनको रायपुर जो है वो रवाना किया है। ठीक है समेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अपडेट के लिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेपर मिल की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ, और मैं आपसे विदा लूं उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रियाज नाइकू हो या रियाज नाइकू के हमदर्द हो, जो हमारा हैशटैग था, उनको चुन चुन कर उनका हिसाब पूरा किया जाएगा। भारत के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा उसका सिर्फ एक ही जवाब मिल सकता है, वो भारतीय सेना दे रही है। तो ये बात गांठ बांध कर सभी लोग रख लें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।